नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। आर्टिकल 370 पर मोदी के बयान के बाद सरगर्म हुई सियासत। पनून कश्मीर ने किया समर्थन तो पीडीपी, जेडीयू और हुर्रियत ने किया विरोध। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा 10 बार भी मोदी बन जाए पीएम तो नहीं हटा सकते 370। बड़ा सवाल, 370 को लेकर सियासी दलों में क्यों खींची तलवार? तो सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से 370 को लेकर के एक बार बहस छिड़ी हुई है, आखिर क्या इसकी जरूरत है, क्या इसके मायने हैं? नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया है, उसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी को संजीदगी से नहीं लेते। दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी का जो अपना बयान है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जाकर के जिस तरह से उन्होंने इस बयान को दिया है, वो तोड़ने की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने खास तौर से जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर ज्यादा कड़ा विरोध जताया है। फारूक अब्दुल्ला जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो साफ तौर पर जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो इस कानून को या इस धारा को तब्दील नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, इस तरह की बात। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नहीं, जरूरत है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक लंबे समय से ये धारा है जिस पर अब जरूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि इस पर बहस हो, और अगर जरूरत महसूस होती है तो इसे हटाया भी जाना चाहिए। तो क्या राजनीतिक दलों में जिस तरह की तलवार इस पूरे मुद्दे को लेकर के खिंची है, ये कितनी जायज है? इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भीम सिंह जी हैं जो कि पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ श्याम चाचू जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, शिवाजी सरकार और भूपेंद्र धर्मानी जी मौजूद हैं, हम इन तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले सबसे देखते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आए फारूक अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जिस तरह से राजनीति सरगर्म हुई है। क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। मोदी सब अपनी बात कहते हैं साहब किसी ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। अरे कौन सी डिबेट, वो आज तक कोई डिबेट नहीं करी बीजेपी ने। अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे वो कमेटी बडगांवकर, क्या हुआ उस रिपोर्ट का? कहाँ गई वो रिपोर्ट? डिबेट करने की बात करते हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। और बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। So Mr. Abdullah, instead of pointing a finger at Shri Narendra Modi, who's wanting a discussion on it, on the denial of those rights which people of Jammu and Kashmir should also enjoy. The debate is on that. What has it been misused for? Instead of pointing a finger at somebody who's highlighting the problems which are emanating by misusing the article, I think it's time for the PDP, the National Conference, and particularly to the Chief Minister, who called that day in the Jammu and Kashmir Assembly when a regressive anti-woman legislation was being thrown out of the Legislative Council as a black day. And Mr. Omar Abdullah also threw out the Legislative Council chairperson, Mr. Dhar, because he didn't allow, which is actually against the High Court judgment of 2002. The High Court judgment allowed women to have, even if they have married an outsider, a person of not a permanent residence of Jammu and Kashmir, that woman would not be denied inheritance as per the judgment. Whereas what has happened,
Subsequently, you bring in a legislation, the PDP brought in a legislation for which the National Conference also supported. And when that got passed in the lower house, it went to the upper house, where because the chairperson did not allow the bill to be passed, National Conference's president and the current chief minister, Omar Abdullah, called it a black day and threw this person out of the party. I would like to ask Mr. Omar Abdullah, who is in favor of an anti-woman legislation and who is using Article 370 to bring in such legislations which deny women their right, which deny STs and SCs and OBCs of their rights, which do not protect the panchayat members. तो हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर भीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है कि इस पर जो है बहस की जाए जिस तरह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं? सवाल इस बात का है कि चुनाव शुरू होने वाले हैं और 2014 में होंगे पार्लियामेंट के चुनाव, और उस चुनाव की तैयारी हो रही है। और जब चुनाव की तैयारी में कोई ना कोई फतूर पैदा करना है, कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा करना है, ये नरेंद्र मोदी जी को इस तरह चढ़ाया जा रहा है, मुझे बात ही समझ नहीं आती कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या। उन्होंने यही कहा कि जो एजेंडा आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 82 से शुरू किया था, उससे पहले जनसंघ का कि धारा 370 को खत्म करेंगे, उन्हें कह दिया नहीं करेंगे। मैसेज सीधा है, कश्मीर में बोल रहे थे। उन्होंने जम्मू में जो बीजेपी जो जनसंघ का शोर रहा है, वो जम्मू के लिए बाइफर्केशन की बात करते थे कि हम जम्मू को अलग करेंगे, रियासत करेंगे, लद्दाख को अलग करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया नहीं, कश्मीरियत बहुत बड़ी है, कश्मीरी लीडरशिप ही है जो चलाएगी जम्मू कश्मीर को। नरेंद्र मोदी जी, नहीं तो कंफ्यूजन कहां पर है आखिर? कंफ्यूजन यहां है कि मीडिया हमारे देश में उसे भी खबर बनानी है। मीडिया ये है कि कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ उससे आखिर से कोई ना कोई चीज निकालनी है। कंफ्यूजन ये है कि नरेंद्र मोदी जी को ब्रीफ किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनके लोगों ने ब्रीफ किया। नरेंद्र मोदी जी को पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में औरतों को पूरा हक है, हाई कोर्ट का फैसला। उसके बाद जब काउंसिल में आया, मैं एमएलसी था, एक वोट चाहिए था इस वोट को पास करने के लिए। आई वॉज पैंथर्स पार्टी कोलिशन पार्टनर थी पीडीपी के साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस, पीडीपी और एनसी तीनों मिल गए। नहीं तो नरेंद्र मोदी को वहां के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं इतिहास, वहां उस दिन पास ही नहीं हो सका वो कानून। और वहां कानून है ही नहीं अब औरतों के लिए, मर्दों के लिए, आपके लिए, सभी के लिए बराबर है। नरेंद्र मोदी जी को पता ही नहीं। और जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं। श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी क्या कहेंगे? जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम हालात को वो अच्छी तरह से जानते नहीं है। धारा 370 के वजह जिस प्रकार का कश्मीर में भेदभाव हो रहा है और दूसरे राज्यों की तुलना में कश्मीर में उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का कानून वहां एप्लीकेबल नहीं है। आज शशि थरूर के मिसेस सुनंदा थरूर ने भी जो व्यक्त किया वो सपोर्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। वहां से दूसरे प्रदेश में शादी करके जाने वाली महिला का फंडामेंटल राइट वहां नकारा गया है। इसके बारे में वहां के कोर्ट ने एक बार 2002 में जजमेंट दिया, उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और यह अधिकार उनका वहां नकारा गया है। आज भी यह अस्तित्व में नहीं है। उनके बेटे को, कोई भी बाहर गई हुई महिला के बेटे को अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पे करनी है तो वहां हो नहीं सकती। वहां बाकी बहुत सी बातें 370 की वजह से हो रही है। आज वहां आरटीआई एप्लीकेबल नहीं है, वहां सीएजी एप्लीकेबल नहीं है, भारत सरकार का कानून कोई भी वहां एप्लीकेबल नहीं होता। कश्मीर में महिलाओं के लिए शरीयत का कानून लागू है। इस प्रकार की सब बातें 370 के कारण है। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर भीम साहब हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है तमाम लोगों के लिए वहां पर चीजें अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
औरतों के साथ आज कोई भी इस पॉइंट पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सभी जानते हैं 2002 में तीनों कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ हो गए थे, लेकिन मेरे एक वोट की वजह से नहीं हो सके। भारतीय जनता पार्टी वाले ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो काउंसिल में थे ही नहीं, उनकी मौजूदगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को ये पूछते हैं लोग कि आप 6 साल पावर में रहे, आप ये बताइए 370 जम्मू कश्मीर के लोग भी मनाते हैं, 370 असेंबली के कंट्रोल में नहीं है, 370 हमारे देश की पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। उस पार्लियामेंट के मेजॉरिटी रही एनडीए की। आपके अटल बिहारी वाजपेयी 6 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। क्या बात थी कि 370 हटाने के बाद छोड़िए उसमें संशोधन भी नहीं हुआ, क्या वजह थी? एक बिल 370 ने एक तकसीम पैदा कर दी, जात बरादरी मजहब के नाम पे किया है, आज भी कर रहे हैं, वही कोशिश वही है, लेकिन आप पिट गए। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 370 इतना खतरनाक चीज है तो आपने, बीजेपी ने इसके लिए आज भी कोई 100 से ज्यादा लोकसभा में एमपी है, राज्यसभा में अपोजिशन की मेजॉरिटी है, वाई डिडंट दे, क्यों इन्होंने एक भी बिल 370 में संशोधन करने के लिए? और संशोधन ये है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को 3 बार बोला था कि पार्लियामेंट, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पार्लियामेंट को एम्पावर कर दीजिए जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का। इतना संशोधन 370 में कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। जाजू जी, अटल जी ने जिस प्रकार से कश्मीर को हैंडल किया, हाँ। अटल जी की त्रिसूत्री थी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, तीनों के आधार पे कश्मीर चलेगा। आप सब लोग देश में जानते हैं कि 370 में कुछ भी करना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एनडीए के कार्यकाल में कितने उनके पास संख्या थी सबको मालूम है, जितना आटा उतनी रोटी। वो अगर करने की संभावना नहीं थी तो वो विषय उस टाइम उसका चर्चा ही नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने सैद्धांतिक बात छोड़ दी, अपने हाथ में जब था तब उस पर दुर्लक्ष किया, इसका कॉन्ग्रेजेंस नहीं लिया। नहीं तो अभी क्या जरूरत है? ये कोई बात ही नहीं है। अभी क्या जरूरत है? जब आप सत्ता में आ जाते, फुल जो है 1/3 मेजोरिटी आपके पास होती तो आप उस पर बात करते। मैं इसमें इंटरवीन करना चाहूंगा जी। आप पहली बात तो ये है कि जब डिबेट को ओपन कर रहे हैं तो कम से कम इस पर सबके व्यूज पहले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात यह है कि जो आप बात कह रहे हैं कि अब क्या जरूरत है, अगर अब जरूरत नहीं है तो कब जरूरत पड़ेगी? कब पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा बताएगी, नेता अपना एजेंडा बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं? आप ये तो प्रश्न ही बड़ा अजीब है कि भाई आप आज जरूरत क्या पड़ी? जरूरत आज ही पड़ी जब जनता से मैंडेट लेना। आप बहस की बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब जनता से मैंडेट लेना है तो अपनी पॉलिसीज बतानी। हम इस आपके यहीं के मंच से बात कर चुके हैं कि आप कम से कम जो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं जनता के साथ, वो कमिटमेंट पूरी क्यों नहीं करते हैं? इस विषय को लेकर हम आपके यहां से चैनल से ये डिबेट हो चुकी है। अगर कोई पार्टी इस पर आके डिबेट करने की बात कर रही है तो इसमें हर्ज भी क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी वहां रैली में जाकर के 2 बीजेपी के 4 इशू है। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप एक मिनट सुनिए, आप एक बात सुन ले, 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप ये प्रोफेसर साहब ने अभी बात कही जी, जाजू जी ने अपनी बात कही। सवाल यह है कि 370 अच्छा है या बुरा है? इस प्रश्न को अगर हम डिबेट के दौरान लेके आए तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर डिबेट इस पर किसी ने मांगी है तो इसमें हर्ज क्या है? इसका मतलब यह थोड़ी है कि 370 को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब यह भी नहीं है कि 370 को अस्वीकार कर दिया। मुझे यह लगता है कि 370 पर अगर किसी ने बयान दिया है, उस पर डिबेट मांगी है, तो डिबेट तो हर चीज में संविधान है, लोकतंत्र है हमारा। लोकतंत्र में चर्चा के बाद किसी चीज पर निर्णय हो, यह हमेशा ही अच्छा रहता है। पुष्पेंद्र, सवाल ये है, इसमें सवाल ये उठता है कि ये किसने कहा डिबेट के लिए? भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट कैजुअलिटी जो हुई है वो इनका जनसंघ या बीजेपी जम्मू कश्मीर में उनकी हुई है। आज तक चलाती रही भारतीय जनता पार्टी 370 खत्म करेंगे, कल ही कहा, पिछले कल कहा, यस्टरडे, डे फॉर यस्टरडे, और आज इनके कैंडिडेट के लीडर जो हैं वो कहते हैं हम डिबेट करेंगे।
प्रोफेसर आप बीजेपी को ये बात बतानी पड़ेगी, वेयर डू दे स्टैंड? डू दे स्टैंड फॉर 370? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है डिबेट होनी चाहिए, यही कांग्रेस कहती है, यही कम्युनिस्ट पार्टी कहती हैं। तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी और कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए क्या फर्क रहा? नहीं, तो ये बात जो आप कह रहे हैं ये डिबेट के दौरान सामने नहीं आएगी। आप जो बात कह रहे हैं, आप बताइए 71 में कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, आज उसके 40 साल बाद 45 साल बाद वो कहती है कि टू थर्ड जो है भुखमरी के शिकार हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा है। वो आप जो बात कह रहे हैं कि आखिर किसी चीज को अगर आप वास्तव में अकाउंटेबिलिटी पर आना चाहते हैं तो राजनेताओं ने जो इस देश का हाल किया है वो आपके सामने है। सवाल ये है कि अगर किसी चीज पे डिबेट कोई मांग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने अगर जो पीछे नहीं किया वो आगे नहीं करेंगे। सवाल यह है कि आज स्थिति ऐसी है कि मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहा हूं, उसकी क्वालिटी पर नहीं जा रहा हूं। सवाल यह है कि आप अगर ये कहेंगे कि बीजेपी ने क्या किया 6 साल वो सत्ता में रहे, सवाल उठेगा। ये बड़ा हमारे साथ शिवाजी सरकार जी भी हैं। शिवाजी, आप चूंकि बीजेपी को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम उसकी नीतियों को समझते हैं, जिस माहौल में आकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रैली में 2 अहम मुद्दे की अक्सर बीजेपी बात करती है, एक धारा 370 की बात करती है, पनून कश्मीरी जो है उनकी बात करती है। धारा 370 पे तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो मुद्दा पुनन कश्मीरीज का है उसको आप इग्नोर करके ट्वीट के जरिए से अपनी भावना को उजागर करते हैं। कैसे देखें इस पूरी बात को? देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह ने शुरू में ही कहा कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में सारे मुद्दे पर खुल के बातचीत होती है। किसी बात पर यह कहना है कि डिबेट होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना जो मूल मुद्दा है उसको नकार दिया है। मुद्दे होते पर मुद्दे पर बहस भी जरूरत होती है, और बहस नहीं होती तो आज हम यहाँ पे बैठकर बात नहीं करते। दूसरी चीज, सवाल यह है कि 370 जो है जम्मू कश्मीर के लिए इतना अहम क्यों है, 371 नागालैंड के लिए उतना अहम क्यों नहीं है? सवाल यह है कि सिर्फ 370 ही नहीं है, और भी है, पर 370 जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए बन गया है क्योंकि उसमें जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो भी इन्वॉल्व है, और 370 जो है इसलिए सबसे ज्यादा जो है विरोधास्पद हो गया है, कंट्रोवर्शियल हो गया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है कि इस पर विवाद होना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, तो उसकी वजह यह है कि मुद्दे को फिर से खुल के बात करो। सब क्यों नहीं कहते हैं? सवाल यह है कि 370 का एक ही मिनट 370 का क्या एक ही मकसद है कि कश्मीर को भारत का अंग बनाया के रखता है। सवाल यह है कि 370 को हटा के, जैसे प्रोफेसर सिंह ने कहा कि उसको अगर अमेंड हम करते हैं तो उसमें क्या परेशानी है, और कश्मीर के जो खास 2 पार्टियां हैं वो इसका विरोध क्यों करती हैं? और भी नहीं, कुछ राष्ट्रीय दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, पर क्या जरूरत है इसकी? सवाल यह है कि कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है तो क्या वो पाकिस्तान उसको तय करेगा कि कश्मीर में क्या होना है, जम्मू कश्मीर में क्या होना है? अगर डिबेट होता है तो ये सारे मुद्दे उभर के आते हैं, और 370 को हम अमेंड करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, खत्म करते हैं, उससे जो हालात हैं वो बदलता नहीं है, हालात वही रहेगा। सवाल यह है कि हमारी जो पूरी कश्मीर जो है, आधा कश्मीर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको हम कैसे लें, उसके बारे में भी तो हमें बात करनी है। तो 370 का मुद्दे पर जब हम बहस करते हैं तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं और उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कैजुअलिटी हो जाती है जम्मू कश्मीर में, कि इनके इतने बड़े लीडर जाते हैं और जम्मू में इतने बड़े लोगों को बुलाया जाता है। कैसे आए अधिकृत कश्मीर, जिसके बारे में हमारी पार्लियामेंट ने कहा है 1994 में कि हमारा एक ही जम्मू कश्मीर पर मुद्दा है, एजेंडा विद पाकिस्तान, लिबरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो मोदी साहब भूल गए वो कहना। वहां इतनी बड़ी 5 लाख कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई, किस हालत में रहे हैं मोदी भूल गए। कितनी बड़ी माइग्रेशन जम्मू के डोडा से, उधमपुर से, रामबन से, पुंछ से माइग्रेशन होती है। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला क्योंकि वो जम्मू के हैं। मोदी जी भूल गए। मोदी जी को डिलिमिटेशन, हम आएंगे, हमारे साथ पुष्पेंद्र भी है। डिलिमिटेशन
जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं, आप हुआ ही नहीं। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं वो बातों में आज तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, जो है वो डिफरेंट है। और मैं ये कहता हूँ उसके लिए मोदी जी भूल गए। मोदी जी को कश्मीर याद आ गई। आप कैसे ये बात कह रहे हैं? नहीं देखिए प्रोफेसर, आप जो मैं एक मिनट प्रोफेसर साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि वो भूल गए, ये तब आप कह सकते हैं जब इन इश्यूओं पर उन्होंने अपना कोई स्टैंड क्लियर किया हो। सवाल ये है, आप 370 की बात कही, ये तो आप जो बातें बता रहे हैं इन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब का कोई स्टैंड नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि पूरे भारत की सोसाइटी को पोलराइज कर दो, डिवीजन कर दो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दो, जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद के बात की थी। और आज आज हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ मोदी साहब जाके जम्मू में कश्मीरियत की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं। तो वेयर इज द एजेंडा? जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने हमें 60 वर्ष बताया कि हम 1950 से लेके के 370 को खत्म करेंगे। आज कहते हैं 370 पे बहस होनी चाहिए। व्हाई नॉट स्टेट अमेंडमेंट, संशोधन क्यों नहीं? आज तक पूरे देश में 90% जनाब मेंबर पार्लियामेंट नहीं जानते हैं कि पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर पर कोई भी कानून बनाने का। मेरा आपका रिश्ता क्या है मुझे बताइए। मेरा बेटा पूछता है कि आर यू इंडियन? मैं कहता है यस, ओनली बिकॉज आई हैव गॉट अ पासपोर्ट। हिंदुस्तान इस मुल्क की पार्लियामेंट मेरे बारे में डिफेंस पे कानून नहीं बना सकती है, कम्युनिकेशन पे कानून नहीं बना सकती है। अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस ऑर्डर इशू करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार को। और 370 की बहुत बड़ी बात जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ महाराजा हरि सिंह की पावर को कटेर करने के लिए 1950 में पढ़िए 370 गवर्नमेंट कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति बनाएंगे इन कंसल्टेशन, इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश्ड बाय महाराजा को हमने 1952 में मनार्की खत्म कर दी। उसके बाद 370 इनफ्रुक्चुअस हो जाती है। व्हाई द ओल्ड जनसंघ and new BJP leaders हम आपके सवाल का जवाब लेंगे श्याम जाजू जी से, लेकिन पहले पुष्पेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस इस पर बात करना नहीं चाहती। बीजेपी को अगर हम देखें, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आज कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। कल तक आप कहते थे कि इसको खत्म किया जाना चाहिए, कैसे देखें आखिर? एक तो मुझे अंजर भाई ये समझाएं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि इस पे बहस होनी चाहिए तो ये किस शब्द का पर्यायवाची है कि इस मुद्दे को हमने अपने एजेंडे से हटा दिया। आपने अभी शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहब इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। इस देश में नरेंद्र मोदी के कारण ही इस देश के फ्रॉड और सूडो सेकुलरिज्म के ऊपर बहस हो रही है कि ये सेकुलरिज्म जिसकी दुहाई 65 साल से कुछ पार्टियां दे रही हैं, जो एफडीआई के नाम पे, न्यूक्लियर डील के नाम पे सेकुलरिज्म कम्युनिज्म की बहस करके सत्ता में बैठी हुई है। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे जो बहस चल रही है उसमें आपको सबको पता है, कोई 4.5% का कटोरा मुसलमानों को दे रहा है, कोई 18% का दे रहा है, कोई मुसलमान लड़की की विदाई की रकम दे रहा है, कोई कह रहा है लोन ले लो वापस मत दो, कोई कह रहा है इंडियन मुजाहिदीन पे बात मत करो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कोई कहता है जो दहशतगर्द मुसलमान पकड़े गए उनको छोड़ो मत। तो इसी बहस से, इस बहस की कोख से ही ये इशू निकले हैं कि ये कैसा सेकुलरिज्म इस देश के अंदर कि आप एक वर्ग के बारे में ये कहें और दूसरे वर्ग के बारे में आप चुप रहे। इसके बाद एक बहस इस देश में चली कि दंगों का मामला हुआ। बार बार कांग्रेस पार्टी 2002 के दंगों में बात करती थी। इन्हीं दंगों की बातचीत से आज पता चला कि कांग्रेस के दामन पे 2000 दंगे हैं और कई लाख मुसलमानों का मर्डर उसके दामन पे लगा हुआ है। तो अगर आज मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी ने धारा 370 पे यह नहीं कहा है जो आपने अपने ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि इस पे विचार नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए ताकि इसकी खामियों को भी देश को पता चले। ये बात हम सब जानते हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट के अंदर ड्राइंग रूम में और स्टूडियो में हम कह सकते हैं कि धारा 370 है, चंद लोगों को पता है। तो क्या माना जाए नरमी आई है, क्या रुख में नरमी आई है? वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। ये इस देश के मीडिया और एक वर्ग को
यह लगता है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में जो गैदरिंग थी, जो रैली थी, धारा 370 पे जब नरेंद्र मोदी बोले हैं तो उनकी वाक्य को पूरा सुना जाए। यह वैसे ही है कि कुत्ते का पिल्ला जीप के नीचे आ जाए तो लोगों ने कहा देखिए देखिए साहब मुसलमानों को कुत्ते का पिल्ला कह दिया। आप चीज को लेके उड़ रहे हैं। उन्होंने इन टोटलिटी कहा कि धारा 370 पर कम से कम जिन इश्यूज को यहां उठा रहे हैं, इश्यूज नहीं, आप जो आदमी उठा रहा है आप उससे नहीं पूछना चाहते, आप कह रहे हैं कि हम वही समझेंगे जो हमारा दिल करता है। आप जो कह रहे हैं उसमें मैं यही कह रहा हूं कि आपने ये लाइन ले ली है कि वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि धारा 370 उनके मुद्दे से निकल गई। और जो भीम सिंह साहब हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, जो बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल सत्ता में रही और उन्होंने क्यों नहीं इस पे बात की, क्यों नहीं उसको, तो उनको यह भी पता होगा, मुझसे बड़े सियासी हैं, आदमी हैं और धारा 370 के बारे में जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनाने की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी बिगेस्ट मेजॉरिटी पार्टी थी, लेकिन उनके जो साथी थे उसमें एनडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उनमें ये मुद्दे नहीं आते थे। अगर ये नहीं आते थे तो फिर धारा 370 को कैसे हटा सकते थे? हमारे सवाल का वो जवाब नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं कि आखिर जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। राजनीति कौन कर रहा है? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी या वो तमाम सेकुलर लोग जो धारा 370 को टोपी के अंदर दबाए हुए हैं, वो क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी ने एक बहस छेड़ी है, इस पर बहस होनी चाहिए कि धारा 370 से कश्मीर में फायदा हुआ है या कश्मीर के शियाओं को नुकसान हुआ है, कश्मीर की माइनॉरिटीज को नुकसान हुआ है, इससे क्या क्या देश को नुकसान है और उस सूबे की अकलियतों को कितना नुकसान है, यह कोई सेकुलर बात नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी के इस डायलॉग से, इस बात से कम इसके अंदर की छुपी बहुत सी शैतानी शरारतें पब्लिक को पता चलेंगी, उस आम आदमी को पता चलेंगी जो धारा 370 को विस्तृत नहीं। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, हरबंस नागोकिया, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या एक बात कहना चाहता हूं कि फिर हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। इसमें एक बात बहुत है कि हमारे देश का संविधान जो है, हाँ, उसमें इश्यूज पे इजिप्ट की तरह, हाँ, या बाकी कई मुल्कों की तरह रेफरेंडम नहीं होता। हाँ, यहाँ पार्लियामेंट को पावर दी गई है। हाँ, यहाँ इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट है। ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं आई? नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, अगर वो इतने उत्सुक हैं, मैं तो चाहता हूं कि 370 में संशोधन हो, टेम्पररी एक क्लास 60 वर्षों से आर्जी 370 हम पे हुक्म नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से नहीं। अगर 370 है तो हमारी पार्लियामेंट की वजह से है, और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में बहस नहीं होती। राजू साहब, आखिर पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है, ये क्यों लाए? कल जब नरेंद्र मोदी जी ने यह सवाल उठाया, ये तो जनसंघ का बेसिक फंडामेंटल में था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस पर हुआ है और आज तक पार्टी कभी इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से और जिस टोन से, जिस लहजे में कहा है कि उन्होंने कहा भाई 370 अभी तक आप एंजॉय कर रहे, क्या फायदा हुआ इस कश्मीर का? उन्होंने इसको जोड़ा है विकास से। ये सेपरेटिज्म के बजाय सुपर स्टेट बनाने की बात उन्होंने कही है, विकास का एजेंडा रखा है और ये कानून ये वहां एप्लीकेबल करते हुए ये धारा 370 जब एप्लीकेबल हुई, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, बड़े नाराजी से वल्लभ भाई पटेल ने इसको एक्सेप्टेंस दिया था। देश के पूरे सभी संस्थान विलीनीकरण उन्होंने किया, एक ही संस्थान का काम नेहरू जी के पास था जो आज हमारी समस्या बन के रह गया। और आज मनमोहन सिंह जी को भी यह सुनना पड़ता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कि यह समस्या की हम चर्चा आपसे नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन जिस तरह से शिवाजी साहब ने जो बात कही कि चूंकि कश्मीर का मामला थोड़ा सा अलग है, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से आकर के इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से वो इशू वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट और ज्यादा हसास बन जाता है और ज्यादा जो है संगीन बन जाता है। तो क्या जिस तरह से ये बार बार चूंकि ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार भी थी, इससे पहले एनडीए की सरकार थी, उसमें आपने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, किसी तरह के इस मुद्दे को उठाया नहीं, अब चुनाव है तो आप इसकी बात कर रहे हैं? इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, यह हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, यह हमारी सैद्धांतिक भूमिका है, प्रिंसिपली हम उससे अटैच है।
और व्यावहारिकता के आधार पर नरेंद्र भाई ने यह कहा है कि भाई क्या फायदा हुआ है, इसका कभी तो रिव्यू होना चाहिए। नेहरू जी ने भी उस टाइम बोलते समय यह कहा था कि धारा 370 अपने आप घिसते घिसते घिस जाएगी और यह समाप्त हो जाएगी। मुझे मालूम है हिमाचल के लिए भी एक कानून है अलग से, उनके लिए प्रावधान है कि वहां काय के लिए है, जिस पर्पज के लिए यह प्रोविजन होती है उसका बीच बीच में रिव्यू भी तो लेना चाहिए। वहां के पहाड़ी लोगों का हक खत्म ना हो जाए, वहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके इस पर कब्जा ना करे। महाराष्ट्र में कोई भी नॉन एग्रीकल्चर आदमी खेती खरीद नहीं सकता, इसके लिए वो प्रावधान है, उसका रिव्यू लेने की इसमें बात है। नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बस देश में धारा 370 के मुताबिक हमारी पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर पर कोई भी कानून नहीं बना सकती, डिफेंस पर भी नहीं बना सकती है, टेलीकॉम पे नहीं बना सकते। मुझे लगता है आप मिसलीड कर रहे हैं, कोई भी कानून नहीं बना सकते, ये अंतर है। नहीं ये ऐसा नहीं है। नो डिफेंस कम्युनिकेशन ये 370 के मुद्दे नहीं है। 370 में 4 मुद्दे नहीं है, कम्युनिकेशन, डिफेंस, मुद्दे नहीं है। मोदी जी एक मिनट, मोदी जी नेहरू जी का भी जिक्र किया, तो आज मोदी जी नेहरू आइट बने हैं या वाजपेयी आइट हैं? अंदर भाई मुझे 370 में कर रहे हैं। आप इस चर्चा को किधर लेके जाना चाहते हैं? हम आपके पास आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं, आप इस चर्चा को अपने हिसाब से नहीं। देखिए आप अपनी बात रखें। देखिए मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने अभी एक बात कही मुझे बड़ी अजीब लगी कि हम जो चाहते हैं उस पर आप नहीं बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई सेट एजेंडा किया है उस पर आप गेस्ट चाहते हैं कि आप गेस्ट बोले, तो वो गेस्ट कैसे बोलेगा? फिर चर्चा किस बात की रही? नहीं 370 देखिए मेरी बात सुनिए, 370 पर नरेंद्र मोदी ने चर्चा खोली है, उन्होंने बहस का आह्वान किया, उस पर चर्चा है, उस पर अपने अपने व्यू दे रहे हैं। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, बहुत आयाम है। आप उन आयामों को सुनिए, लेकिन आप ये ना करें कि जो आपको पसंद आ रहा है उसी को आप बार बार बोलने का मौका दें और बोलने का मौका ना दें, और वो मिसलीड कर रहे हैं। आप देखिए 370 में जो प्रावधान है, जो शिवाजी बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखें, आप ये ना कहें कि जो आपको पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं। नहीं, वो आपने कहा नहीं, ये आप कहिए आपने कि जो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात रखें। धर्मानी साहब एक बात देखें, अगर धारा 370 इतनी महत्वहीन है तो जिसका बाप गद्दारी में, देशद्रोह में जेल में रहा, शेख अब्दुल्ला, उसका लड़का यह कह सकता है आज इस धरती के अंदर खड़े होकर के, और केंद्र में मरकज में मंत्री कह सकता है कि 10 बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाए तो धारा 370 नहीं हटा सकते। तो भाई इस धारा 370 से क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से चुपके हुए हो, और कौन सी इसमें ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है जिससे आप एंजॉय कर रहे हो? और आपके लगातार इसी पर एंजॉय कर रहे हो, आपके नहीं हटने देंगे चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए। ये हम आपके पास आएंगे। शिवाजी साहब देखिए 370 जो है कश्मीर के जो सियासी लोग हैं, और सियासी नहीं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को भी कई तरह की ऑटोनॉमी देते हैं। और वो ऑटोनॉमी का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो सबको मालूम है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है। कश्मीर में जो करप्शन का जो लेवल है, जो हिंदुस्तान के हम करप्शन की बात करते हैं और कश्मीर का करप्शन ले लिया जाए तो कश्मीर अपने आप के हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा करप्ट है। नहीं लेकिन एक मिनट नहीं, सुन लीजिए बात को पहले। क्यों करप्शन है वहां? क्योंकि जो बात बार बार हो रही है कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का जो वहां का इख्तियार है वो वहां नहीं है, सीएजी का इख्तियार वहां नहीं है। तो जो भी यहां से पैसा जाता है वहां वो कैसे खर्च हो रहा है उसका जो लेखा जोखा है हमें नहीं मिलता है, और किस तरह से वो खर्च हो रहा है। और कश्मीर में सबको पता है कि कश्मीर में जो प्लानिंग कमीशन के तहत जो पैसे जाते हैं, योजना आयोग के, वो जो प्लानिंग के पैसे हैं वो भी कहां जा रहे हैं? वो टेररिस्टों को भी जा रहे हैं और जो एंटी इंडियन फोर्सेस हैं उनको भी जा रहे हैं। तो 370 जो है वहां पे करप्शन को बढ़ावा देने का एक सबसे बड़ा एक मुद्दा ही नहीं है, एक सबसे बड़ा आर्टिकल बन गया है। और उसके शरीक जितने भी कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं, खास करके जो मेजर 2 पार्टीज हैं, वो सब उसके फायदा उठाते रहे, आज से नहीं बहुत सालों से, जब वो कांग्रेस के साथ थे और जब वो कांग्रेस के साथ नहीं है। तो 370 जो है, 370 की जो बहस की जो आज बात हो रही है वो सिर्फ बहस इस बात की नहीं है कि ये हिंदुस्तान के
जो आइडेंटिटी है उसको वहां स्टैब्लिश करने की जरूरत है। पर सवाल यह है कि 370 का बहस इसलिए शुरू हुआ है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से इंटीग्रेट कैसे किया जाए, यह मुद्दा नरेंद्र मोदी ने जो उठाया है और जो सबको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मोदी एक काम जो पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो भी मुद्दे वो लाते हैं वो सारा मुल्क उस पर डिस्कस करता है। और मेरे ख्याल में मोदी पॉलिटिकली जो है, और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इस मुद्दे को उठाने का जगह जो भी जिम्मा उन्होंने लिया है तो इसका जो फायदा मिले या नुकसान मिले वो अलग चीज है। पर ये मुद्दे पर आज डिस्कशन अगर हो रहा है तो उनकी वजह से हो रहा है। तो हम ये सोचना वर्षों से हुआ नहीं चर्चा, इतने वर्षों से हम इस बात पे बात ही नहीं करते। तो 370 सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, करप्शन का मुद्दा है, इंटीग्रेशन का मुद्दा है और हिंदुस्तान को, कश्मीर को हिंदुस्तान का इंटीग्रेटेड पार्ट बनाने का मुद्दा है। धर्मानी साहब जी, लाजमी हिस्सा बनाने की हम बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो है हाथ बंधे हुए हैं, आखिर कैसे इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, जिस तरह से सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर, मैं जो बात आपसे अभी शिवाजी सरकार ने भी यही बात कही कि जो आप बात अब कर रहे हैं 370 ने, अब आप मान रहे हैं ना कि हाथ बांधे हुए हैं, अगर वो बांधे हुए हैं तो इसी की तो बात वो कर रहे हैं कि इस पर चर्चा करो भाई, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम विकास करना चाहते हैं, यहां पर पैसा भेज रहे हैं, फिर भी आपका विकास नहीं हो रहा है, तो आखिर कहां पर कैसे विकास होगा? इसलिए इस धारा पर चर्चा करो कि हमारे देश के अंदर जगह जगह IITs, IIMs खुल गए, आपके यहां क्यों नहीं खुल पा रहा? आपके यहां पर विकास क्यों नहीं हो पा रहा जिसकी आप अपेक्षा करते हैं? ये जो अभी बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि मेरा ये एरिया नहीं है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, राजनेताओं ने जिस प्रकार से आज तक वहां पे लाभ उठाया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी जिसने नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर वहां को, कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास किया, और वहां पर आज वो नेशनल प्रोजेक्ट रेल का इसी वजह से है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने चाहा। मैं पूछना चाहता हूं अलग अलग नेताओं से जो आज 370 पर बहस कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कब इसके ऊपर आंदोलन किया, कितना आंदोलन किया, कितने मुद्दे इन्होंने उठाए वहां पर विधानसभा में या पार्लियामेंट के अंदर कि 370 को हटाया जाए। आज अगर नरेंद्र मोदी ने 370 की चर्चा की बात कही है तो आप भी आज यहां पर डिबेट कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसके प्रावधानों पर चर्चा हो रही है, और यही एक अच्छा लक्ष्य है। ये काम पहले होना चाहिए था। हाँ, ये चीज आगे बढ़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कभी हिचकिचाहट नहीं रखी, जो बात अपनी है वो कही है और कहते रहे। तो अपनी सहूलत देख रहे थे क्या? हाँ, अपनी सहूलत के हिसाब से, सहूलत के हिसाब की बात नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद उनकी पहली रैली थी जम्मू कश्मीर में, स्वाभाविक रूप से यह एजेंडा उन्होंने वहां व्यक्त किया, और वहां के लोगों को केवल यह प्रिंसिपल की बात ना कहते हुए इसका व्यावहारिक पहलू उन्होंने बताया कि आज क्यों कश्मीर के सब बातों में पिछड़ा क्यों है। हाँ। देश का इतना बड़ा फंडिंग वहां पर जाने के बाद भी वहां के लोगों का रहन सहन, वहां टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप हो रहा? बाकी प्रदेश आगे जा रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड टूरिज्म में आगे जा रहा है, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की इनसिक्योरिटी, वहां का पर कैपिटा इनकम, वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सवाल यह है कि चर्चा करनी चाहिए। सवाल यह है कि जिस पॉइंट को ये उठा रहे थे प्रोफेसर भीम साहब, उनका साफ तौर पे ये कहना आज से पहले कोई बात ही नहीं हुई, इतने सांसद हैं पार्लियामेंट में, बात करी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 60 वर्ष की तारीख पढ़ें, इतिहास, राजनीतिक इतिहास, तो आप लोग महसूस करोगे, मैं पॉलिटिक्स से बात कर रहा, मुझे हिंदुस्तान में कोई पार्लियामेंट नहीं चलानी है, सरकार नहीं बनानी है। मैं जम्मू कश्मीर में 8-8.5 वर्ष जेल में रहा हूं, और एक बात थी कि धारा 370 में संशोधन करो, संशोधन की बात कर रहा हूं कि ये आरजी है, ये टेम्पररी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो भी असेंबली में हमारे खिलाफ ही लड़ते रहे। मैं आपसे कहूं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कैंपेन की बात करती है आज जम्मू से जाके, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जम्मू एक आसान किला है तो यहां से हम फायर करेंगे, वो उल्टा पड़ा, क्योंकि फर्स्ट कैजुअलिटी जो जम्मू में हुई नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री की वजह से, वो बीजेपी की हुई। लोगों को यह मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी 60 वर्षों तक हमें 370 धारा के नाम पे, इसको खत्म करने के नाम पे उकसाती रही, इस्तेसाल करती रही,
और आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस पे बहस करो। नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर की 370 ही प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की है कि हमारे पास जो उग्रवाद आ रहा है पार से, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी उग्रवादियों के खिलाफ या अधिकृत कश्मीर के जो 11 लाख रिफ्यूजी हैं उनके, और वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिससे नरेंद्र मोदी जी संबंधित हैं, उसकी बात करते हैं। आपके 1 लाख पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, नरेंद्र मोदी जी उनके बारे में नहीं सोच सके। नरेंद्र मोदी जी जम्मू के माइग्रेंट के बारे में नहीं बोल सके। धारा 370 इसलिए उन्होंने सोचा था कि मैं कश्मीर को लाऊं। हर एक आदमी जो भी जाता है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, आपको शेख अब्दुल्ला खानदान चाहिए। और आज कश्मीर के अंदर समस्याएं बनी हैं, उग्रवाद है, तो सिर्फ एक खानदान की वजह से। बाप यहाँ मंत्री है, बेटा वहां मुख्यमंत्री है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्तों में आग लगी हुई है। यहाँ आप बेटे पे रुक जाते हैं, दामाद के बारे में भी कहिए, दामाद भी तो मंत्री है। नहीं, दामाद तो यहाँ मंत्री, दामाद उनकी वजह से नहीं है, तो वो मंत्री तो इसी वजह से है। नहीं, वो नहीं, इस वजह से जो भी हो, ये नहीं वो भी तो उसी खानदान का है दामाद। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो आपका मैसेज है, धारा 370 एक वजह है। जब तक आप पाकिस्तान के दांत नहीं तोड़ेंगे, आपकी 744 लंबी 744 किलोमीटर जो LOC है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। कल हमारे SHO मर गए, वो सारे इश्यूज हैं। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में देयर इज नो गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और मोदी साहब जाके उमर अब्दुल्ला को शाबाश दे रहे हैं, उसकी और उसकी बहन के उमर अब्दुल्ला सरकार पे उन्होंने टिप्पणी की है, उमर अब्दुल्ला और मोदी साहब की कल मिली जुली रैली थी जम्मू में, हम सब जानते हैं। उसके बारे में आप बोलना नहीं चाहते? आप भी यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पुष्पेंद्र। देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भीम भाई की बात को सच मान भी लूं, कि जिस तरीके से ये पूरी रैली हुई है और उमर अब्दुल्ला NDA में जिस तरह से मंत्री थे, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव होना है, 2014 के सामने है, सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर या तो PDP रहेगी या NC रहेगी, इन दो का बगैर कोई तीसरी ताकत वहां रहेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके की बोली आज फारूक अब्दुल्ला ने बोली है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो बात, अगर मैं कुछ हद तक भीम भाई जो कह रहे हैं कि एक मिला जुला खेल है और इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की बात की गई है कि जितना आप एंटी धारा 370 के बात बोलेंगे कि धारा 370 बहस होनी चाहिए, धारा 300, उतनी ही शिद्दत के साथ जो फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 बार भी अगर बन जाएं तब भी कोई उसे नहीं हटा सकता है। मुझे लगता है इस खेल का अगर एक हिस्सा हो सकता है कि एक तरफ आप हमारे साथ रहें, लेकिन हमारा साथ जब भी फायदेमंद है जब आप हमें गाली दें और हमारी ताकत मजबूत हो, और जब हम मजबूत होंगे तो हम फिर आपके साथ खड़े होंगे। तो आपको लगता है सियासत है ये? देखिए, इसलिए भीम सिंह की बात कुछ हद तक इसलिए सही है कि आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में जो सरकार बनी थी NDA की, उसमें उमर अब्दुल्ला थे। और उमर अब्दुल्ला को सबको पता था कि उमर अब्दुल्ला इसलिए नहीं आए कि उन्होंने कहा कि मैं धारा 370 को नहीं मानता। उस वक्त भी धारा 370 थी और वो मानते थे, तो सरकार में थे, इस बात का मतलब है। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब, क्या 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां बहुत सारे दोस्तों को, घटकों को तलाश रही है, क्या जम्मू कश्मीर से दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होने के लिए तैयार है? इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। और हो सकता है कि अपना जो घोषणा पत्र हो उसमें वो लिखें कि धारा 370 हटनी चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि घोषणा पत्रों के अंदर तो बहुत सारी चीज लिखी जाती है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है वो कहीं इस तरीके का होगा कि नरेंद्र मोदी बहस कराना चाहते हैं और बहस के बहाने वो इसकी खामियां और इसकी कमजोरियां और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करना चाहते हैं। जाजी जी, क्या कहेंगे? सिंह साहब, भीम सिंह जी जो बोल रहे थे कि वहां की कानून व्यवस्था, वहां का पाकिस्तान का अतिरेक, वहां का आतंकवाद, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें ही वो 370 के कारण है। कश्मीर में हिंदुस्तान सरकार का कुछ चलता नहीं है। आज इस रैली की चर्चा हम इतनी कर रहे हैं, उसी टाइम गिलानी की रैली चल रही है कुलगाम में,
वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, आजादी के नारे लग रहे, पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। और मोदी जी इसी टाइम क्यों कर रहे हैं, मोदी जी का इंटेंशन क्या है, वहां की लोकल संकीर्ण राजनीति का एजेंडा है। इसलिए इतना बड़ा फंडिंग केंद्र से जाने के बाद भी कश्मीर का विकास क्यों नहीं हो रहा, इसकी चर्चा नहीं है। इनका एजेंडा ये है और मोदी जी की चिंता हो रही है कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर। मोदी साहब हो और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, एक ये है कि जितना आप कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे उनको कश्मीर में फायदा होगा। फारूक अब्दुल्ला प्रूफ तो अभी है नहीं। समय बहुत कम है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में ये चूंकि बहस चली है ना, एक बहस चली है, होने के लिए थी। कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से इसका समाधान होना है। देखिए, समाधान होने का तो तरीका ये है, जो बहस आज शुरू हुई है, बहस को आखिर तक ले जाने की बात है। 370 को जैसे भी हो उसको डाइल्यूट करिए, उसको खत्म करिए, और कश्मीर पर हिंदुस्तान का जो आज झंडा फहराना मुश्किल होता है, एक फिल्म वाले जाते हैं वो फिल्म हिंदुस्तानी झंडा फहराते हैं तो उनकी शूटिंग नहीं हो पाती है। तो ये जब तक चलता रहेगा तो मेरे ख्याल में 370 के जो फायदे जो ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। इसलिए 370 को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे और ये बहस जो है उसी ओर ले जाएगी, तब तक कश्मीर का जो भी भला होना है वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल धर्मानी साहब, बहुत कम शब्दों में देखिए, 370 पर जैसे अभी प्रोफेसर साहब भी मान रहे हैं, हाँ। और मुझे लगता है कि आज तक इस प्रकार का पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर 370 पर चर्चा, इतना बुरा ही 370 था, तो आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? नहीं, आज बहस हो रही है। आखिर एक मिनट सुनिए जी, समय पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर इस 370 को लाकर मैं समझता हूं उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, और ये डिबेट 370 को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम किया है, बिल्कुल एक तरफ लेके जाएगी। मुझे बहुत सिंपल सी बात इस डिस्कशन से नजर आती है कि जो धर्मानी साहब, शिवाजी सरकार, श्यामजी जाजू और जो भीम सिंह कह रहे हैं, इनमें से कोई चारों लोगों में से ये नहीं कह रहा है कि धारा 370 को होना चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए। इन तीनों लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात को अलग अलग अंदाज में कहा है, और अब नरेंद्र मोदी ने ये तो नहीं कहा कि इसे हटा दी जाए। मेरा मानना जो है कि जो शिवाजी सरकार ने इशारा किया कि धारा 370 के चलते वहां किस किस्म का करप्शन है, मैं समझता हूं उसका एक्सटेंशन है प्रोफेसर भीम सिंह ने जो कहा कि धारा 370 के चलते ही पाकिस्तान जो समर्थित लोग हैं वो वहां बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तमाम दूसरी चीजें। लेकिन इस डिबेट में यह बात तय है कि धारा 370 भारत के कश्मीर राज्य से हटनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने उसके कहने का अंदाज दूसरा है, चलिए, लेकिन इस डिस्कशन में कोई भी धारा 370 के फेवर में नहीं, पक्ष में नहीं है। जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमने बहुत गलतियां की हैं, अब नहीं करनी चाहिए। हमारे पार्लियामेंट को, संसद को अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर साथ बैठकर 370 धारा में एक पहला संशोधन ये करना चाहिए जो मैंने वाजपेयी जी को बार बार कहा था। वो ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। हमारा संसद जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये इतना जस्ट दिस अमेंडमेंट यू विल सी द चेंज। मुझे लगता है कि प्रोफेसर भीम सिंह ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे वापस लेने के लिए संसद ने पूरे बहुमत के साथ ये बात कही, रेजोल्यूशन पास किया। धारा 370 हटने पे भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया है। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, शिवाजी आपका, भूपेंद्र जी आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।